ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस पढ़ रहे थे हम, रक्त में गैसीय विनिमय, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ गैस इन ब्लड दो तरीके से होता है, मैंने बताया था आपको। हमारे ब्लड में दो गैस होती है, O2 और CO2। O2 को हम ले जाते हैं कहां तक, सेल तक, कोशिका तक, और कोशिका में होती है क्या, CO2, उसे लेकर आते हैं कहां तक, लंग्स तक, लंग्स द्वारा नाक से बाहर हो जाती है, यही है ना। तो इसी में मैंने क्वेश्चन पूछा कि CO2 को कौन सा प्रोटीन लेकर आता है। मैं जो पूछ रहा हूं समझ में आया क्वेश्चन? देखना इधर, ये तो ब्लड है, क्या है, ब्लड। ब्लड में दो भाग होते हैं हमारे, जो ब्लड है उसके दो भाग है, एक का नाम है प्लाज्मा, क्या नाम है, प्लाज्मा, और दूसरा होता है इसमें हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है ना। ये हमने सांस ली, इसमें आ गया O2, ये O2 कहाँ मिल जाता है, ब्लड में, ठीक है ना। अब हमारी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है, और लास्ट हमारी कोशिका तक क्या जाना है, O2 जाना है। तो मैंने बताया था O2 दो तरीके से पहुंचता है, O2 को ले जाने वाली बस दो है, एक का नाम है प्लाज्मा बस, और एक का नाम है हीमोग्लोबिन बस। इसमें मैंने बताया था इसमें जाता है 3%, और ये जाता है 97%, यही बताया था। लेकिन ये 97% ले जाता कौन है, ये भी एक क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन तो ले जाता है, पर हीमोग्लोबिन का कौन सा भाग 97% ले जाता है, तो देखना, हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना है। कितने चीजों से, हीमोग्लोबिन में दो चीजें, एक है हिम, एक है ग्लोबिन, एक है हिम और एक है ग्लोबिन। हिम जो है वो बना है आयरन से, कैसे बना है, आयरन से, और जो ग्लोबिन है ये है प्रोटीन से बना हुआ, कैसे, प्रोटीन। प्रोटीन बना होता है कैसे, अमीनो एसिड से, कैसे बना होता है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल, ठीक है ना। आपको पता है कि हमारे बाल जल जाते हैं, और नाखून जलाना, स्मेल आएगी, आती है ना। वो जो स्मेल आती है वो अमीनो एसिड की आती है, जो बदबू आती है शरीर को जलता है, किसी को जलाते हैं, मर गया उसके बाद जलाते हैं ना, या हमारे बाल जलते हैं, जो बदबू आती है वो प्रोटीन की स्मेल होती है, प्रोटीन जलता है, और प्रोटीन के रूप में क्या जलता है, अमीनो एसिड जलता है, क्या जलता है, ठीक है ना। कभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेना अमीनो एसिड, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है, अमीनो एसिड में कौन सी चेन पाई जाती है, कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, काय में, अमीनो एसिड में कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, तो पेप्टाइड। कौन सी श्रृंखला पाई जाती है, कौन सी चेन पाई जाती है, पेप्टाइड, पेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। तो तुम्हारा जो शरीर बना है ये प्रोटीन का बना हुआ है, मांसपेशियां प्रोटीन से बनती है। चल लिख दीजिए, पेप्टाइड। अब सुनना इधर ध्यान से, ये जो 97% है, कौन, 97% ये आयरन ले जाता है, इस ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, आयरन ले जाता है, कौन ले जाता है, आयरन। इस आयरन के ही कारण तुम्हारा ब्लड कैसा है, लाल, ठीक है। अगर आयरन ऑप्शन, अगर हिम ऑप्शन में ना मिले, हीमोग्लोबिन ही ऑप्शन में ना मिले, पूछे
कि ऑक्सीजन का 97% कौन ले जाता है कोशिकाओं तक? क्वेश्चन, कोशिकाओं तक या सेल तक ऑक्सीजन का 97% कौन ले जाता है? और ऑप्शन में नहीं रखा क्या? हीमोग्लोबिन। तो आयरन लगा सकते हैं, ना हीमोग्लोबिन लिख रहा है और ना अब आयरन लिख रहा है, तो फिर लगा सकते हैं आप आरबीसी। क्या लगा सकते हैं? आरबीसी, क्योंकि आप जानते हैं आरबीसी भी तो यही है। समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? तो आरबीसी भी आंसर लग जाएगा। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? क्या लग जाएगा? आरबीसी। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस प्रोटीन का काम क्या होगा? ये दिख रहा है जो प्रोटीन, ये क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगा। किसे ले जाएगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली बात तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो पार्ट में होता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन। क्या आप ये बता सकते हैं हमारे ब्लड में से पता हो? हाँ दूंगा, हमारे ब्लड में प्लाज्मा का कितना परसेंट रहता है? ब्लड देख पाए हो का पहले जब बताओ, आज तक ना देख पाए हो तो लगो एक दूसरे में, ब्लड ना निकल आए तब तक। और फिर उसकी बूंद से पूछो ब्लड की कि इसमें प्लाज्मा कितना है, तो लाल कितना है ये बताओ तुम। तुम्हें पता है ब्लड मैंने पढ़ाया था, अब वहां पे लिखाया है मैंने आपको, और सब कुछ बताया मैंने आपको, पिछली क्लास में ही मैंने बताया था। तुम्हें बीमार हो जाते हो तुम, क्यों? पहले जब बताओ बीमार होते हो का, फिर कहूँ ब्लड चेक हुआ है तुम्हारा? कौन कौन का हुआ है? हाँ, एक लाल कोई या लाली ऐसी थी कि जिसका आज तक ब्लड चेक नहीं हुआ। तो कहा, आज तक अपना तो कुछ नहीं हुआ, गई ब्लड चेक हुआ है? तो डॉक्टर जो रहता है या जो कंपाउंडर होता है ब्लड निकाल लेता है आपका, फिर ब्लड में से फिर आपको बताता है आपको जे बीमारी हो गई। वो जो ब्लड के कौन से भाग में बीमारी का पता चलता है? प्लाज्मा में। काय में? जब खून की बूंद जो है, ब्लड जो है, उसे जोर से ऐसे घुमाया जाता है तो उसमें से प्लाज्मा अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाता है? प्लाज्मा अलग हो जाता है। ठीक है ना? उस प्लाज्मा में रहता है क्या? सीरम। क्या रहता है? उस सीरम में पता चलता है तुम्हें कौन कौन सी बीमारी हो गई। समझे? तो ब्लड के कौन से भाग से बीमारियों का पता चलता है? नो, सीरम। सीरम कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। समझ में आया? 50 से 55% रहता है। कितना रहता है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो ले जा रहा है ना ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? आयरन ले जाता है। कितने परसेंट ले जाता है? 97%। बच गया क्या? प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है? ये ले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको ले जाता है? समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो इधर, ये सेल यहाँ जाती है क्या? O2। फिर इससे जाती है CO2। तो CO2 ले जाने का काम कौन करता है? सेल कर रहा है। ग्लोबिन प्रोटीन। समझ में आया कि नहीं आया? ना बोल दो यार। बताया था ना पिछली क्लास में आपको कि ऑक्सीजन जो रहता है दो तरीके से जाती है सेल तक। ये देखो ये बताएं, ब्लड में ऑक्सीजन को दो तरीकों से कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। नंबर एक बताया था क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन लिख रहा है ना, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। O2 का 97%। और दूसरा होता है प्लाज्मा, O2 का 3%। यही बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ या ना? फिर एक होता है CO2 का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2। कितने तरीके से? तीन तरीके से, बाइकार्बोनेट आइंस, कार्बो अमीनो के रूप में और प्लाज्मा के रूप में। 70 23 7। बताए कि नहीं? हाँ या ना? वही तो जहां बता रहे हैं यार, तुम समझ ही नहीं रहे। ये देखो CO2 का लिखा है, काय के रूप में? ये बाइकार्बोनेट के रूप में। काय के रूप में? बाइकार्बोनेट। समझ में आए ना? बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, जो तुम्हें कहना है। कार्बोनेट भी कह सकते हैं, बाइकार्बोनेट कह दो, कोई रोक नहीं वाला नहीं है। तो ठीक है, कितना परसेंट? 70%। कितना परसेंट? ये लिखा है कार्बो अमीनो। क्या लिखा है? कार्बो अमीनो। ये लिख रहा है कार, और देखो शब्द अमीनो आ गया, मतलब प्रोटीन आ गया, मतलब ग्लोबिन आ गया। तो ले गए ना CO2 को, कितना ले गया? 23%। कौन सा प्रोटीन ले जाता है? कौन सा ले जाता है? CO2 को कौन सा प्रोटीन ले जाता है? बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्लियर?
ग्लोबिन प्रोटीन का एक और नाम क्या है? अगला क्वेश्चन बताओ। तो इसका ग्लोबिन प्रोटीन जो रहता है, ग्लोबिन, इसका एक और नाम होता है, बताओ क्या? ग्लोबुलर, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या नाम होता है? बोला तो नहीं हो यार, तुम कम हो तो बड़े आदमी हो, सबरे सबरे तुम। ये जो प्रोटीन है इसका नाम रहता है एक और, ग्लोबुर लिखना, ग्लोबुर, ग्लोबुर प्रोटीन, ग्लोबुर लिखना। अब वो बोलने में आ जाते ग्लोबुलर कह देते हैं, मैंने बोल रहा था ना ग्लोबुलर, जब नाम क्या आ जाता है, ग्लोबुर प्रोटीन। ठीक है ना? अगर मान लो ये भी ऑप्शन में नहीं मिलता, ये भी ऑप्शन में नहीं, तो क्या लगाओ? अगर मैंने बोला ना CO2 को कौन ले जाता है, तो मान लीजिए ग्लोबिन नहीं मिला, ग्लोबल नहीं मिला, फिर क्या लगाओगे? फिर ये लगा देना, अमीनो एसिड। ये भी ना मिला तो क्या लगा दोगे? पेप्टाइड लगा देना। कितने आंसर हो गए? एक, दो, तीन, चार। समझ में आए ना? ऐसे ही हीमोग्लोबिन ना मिला तो ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, तो क्या आयरन, क्या लगा दोगे? आयरन। आयरन ना मिला तो तीन आंसर भी हो गए। समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? तुम्हारे शरीर की बता रहा है, नहीं तुम सोचो हम क्या करें बापू यार। तुम्हारे शरीर, तुमने सांस ली, ओ हाँ, टंकी भरी, ऑक्सीजन पहुंची, अब तुम्हें जहां तक लाना है ऑक्सीजन, यहां तक लाना ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ये सुन्न हो जाएगा ना, मर जाएगा ये। यहां तक ऑक्सीजन ला रहा है, कौन लाएगा? ब्लड चल रहा है ना, तो ब्लड का कौन सा भाग ला रहा है? दो, प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन। प्लाज्मा कितना ला रहा है? 3%। हीमोग्लोबिन कितना ला रहा है? हीमोग्लोबिन नहीं मिला ऑप्शन में तो आयरन, आयरन मिला तो आयरन। क्लियर है? अब जहां भर रही थी का CO2, नाक से बाहर जाना है, कितने तरीके से जाएगी? तीन तरीके से। कितने तरीके से? तीन। पहला तरीका क्या है? बाइकार्बोनेट। क्या है? बाइकार्बोनेट। कितना परसेंट? 70। क्लियर है? दूसरा कार्ब अमीनो, ठीक है, कितना परसेंट? 23%। और तीसरा क्या है? प्लाज्मा। कितना? 7%। क्लियर हो गया? हाँ या ना? एक क्वेश्चन और, एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कितने अणु ले जाता है? बताइए। बताइए। देखो इधर, ये हो गया आपका हीमोग्लोबिन, क्यों? हाँ, O2, 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 O2। एक होमो हेमो एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की 4 अणु ले जाता है। कितने ले जाता है? 4 ले जाता है। ठीक है ना? 4 मॉलिक्यूल्स ले जाता है, किसके? ऑक्सीजन के। कौन? हीमोग्लोबिन। ऐसे बना लेना इसे। देख लिया सबने? अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख रहे हैं अपन इसके। देखो, श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अब पहले तो श्वसन गुणांक क्या होता है? क्या? श्वसन गुणांक क्या होता है? तुम बीमार हो जाओ ना, जब तुम्हें कहते हो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कोरोना काल में यही हुआ था कि नहीं हुआ था? सेकंड में, हाँ या ना? तब इसका शब्द का उपयोग बहुत हुआ था, श्वसन गुणांक। देखो,
नाक से बाहर क्या छोड़ते हैं? CO2। ले क्या क्या जाते हैं? लेके, तो देखना, छोड़ी गई CO2 की मात्रा और ली गई ऑक्सीजन की मात्रा, इन दोनों का रेशो कहलाता है क्या? श्वसन। बात समझ में आई? लिख सकते हैं अपन। या इसे ऐसे लिख सकते हैं, CO2 बटे O2। छोड़ी गई CO2 की मात्रा और ली गई ऑक्सीजन की मात्रा। अब ये लिख लो CO2 बटे O2। अब एक बात बताइए, आपका श्वसन गुणांक कितना है? तो देखो भैया, पता करते हैं अपना अपना श्वसन गुणांक। करें पता? देखो इधर, एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो तुम पिछली क्लास में। C6H12O6 क्या होता है? ये ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अगर इसमें ऑक्सीजन मिल जाए, क्या मिल जाए? तो ग्लूकोज को तोड़ देती है। आओ हम भी तोड़ देते हैं। तोड़ने पे बनता है CO2 प्लस H2O प्लस और ATP। ATP मतलब एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? कैलोरी लिख दो, 673 कैलोरी, 673 किलो कैलोरी बन जाती है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? समझ में आए? इसमें ये 6O2 होता है, 6CO2 होता है, ये होता है कि नहीं? अब हमें निकालना है RQ। क्या निकालना है? मुक्त की गई CO2, छोड़ी गई CO2, CO2 की मात्रा। CO2 की मात्रा बताओ जाम कितनी है? बताओ देख के। CO2 की मात्रा कितनी है इसमें? ऑक्सीजन कितनी लाई? कितना आया? ये होता है स्वस्थ मनुष्य का RQ, श्वसन गुणांक। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो आप इसे लिख लेना। ग्लूकोज है भैया ना? ग्लूकोज में ये मिला दिया, इक्वेशन बराबर कर दिया। तो एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि RQ क्या है, श्वसन गुणांक क्या है, तो आप ये लिख देंगे। अब एक क्वेश्चन सुनिए, लिख लिए सबने? क्वेश्चन सुनिए, तो ये पूछेगा श्वसन गुणांक को काय से मेजर किया जाता है, काय से मापा जाता है? क्या पूछा है? श्वसन गुणांक को काय से मापा जाता है, काय से मेजर किया जाता है? तो देखना आप ध्यान से। ये लिख सकते हैं, क्या नाम है? रेस्पायरोमीटर। रेस्पायरोमीटर से श्वसन गुणांक को मापा जाता है।
नाउ रेस्पिरोमीटर। क्लियर? नाम सुना है तुमने कभी इसका? नाम सुना है किसी ने? इसका नाम भी कोरोना काल में सबसे ज्यादा रहा। आप जानते हैं सेकंड कोरोना वेव जो आई थी उसमें क्या खराब हो रहे थे? फेफड़े। फेफड़े को स्वस्थ रखने का तरीका क्या है? तो हॉस्पिटल में जो व्यक्ति एडमिट हो गया था, तो उसे मान लीजिए फेफड़े खराब हो रहे हैं उसके, तो उसकी एक्सरसाइज कराई जाती थी। फेफड़े की एक्सरसाइज कैसी होती है? उसे कहा जाए जितनी ताकत हो उतनी ताकत से सांस छोड़ो और उतनी ताकत से सांस लो। लेकिन लेने में और छोड़ने में कोई दिक्कत है, कोई लेवे की बस की नहीं है तो वो क्या करे? तो उसके सामने ये रख दिया जाता था। इसमें क्या होता है, एक नली होती है, मुंह में लगा ली, और सामने है उसमें क्या होता था, 3 ट्यूब टाइप के रहते थे कांच के, उसमें बॉल रहती थी तीनों में। आपको इतनी जोर से सांस लेना है कि तीनों तीन बॉल ऊपर चढ़ के आ जाए। समझ में आए ना? फिर नाक से सांस छोड़ते थे, वो नीचे आ जाती। ऐसा आपको बार बार करना होता था। जिसके फेफड़े खराब हो रहे हैं ना, वो इतनी जोर से सांस दे नहीं पाएगा कि ये बॉल तीनों इसमें से चढ़कर ऊपर आ जाए। इससे पता चल जाता था कि भैया के फेफड़े सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? इनमें जितनी ऑक्सीजन भरी है उन्हें बाहर, और जितनी ताकत से ले सकते हो उसके अंदर। तो इनमें क्या होगा, पंपिंग होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? इससे आपके फेफड़े सही रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? बाबा रामदेव बताया ना, मुंजारे से ही, एक नाक से सांस ले, एक से छोड़ दो। क्या कर रहे हैं? टंकी भरवा रहे हैं और खाली करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको स्वस्थ की। समझ में आएगा ना? कितनी जोर से सांस ले सकते हो, कितनी जोर से सांस को छोड़ सकते हो, इससे तुम्हारे क्या रहते हैं, ये फेफड़े सही रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे करके ले लो, एकदम छोड़ दो। फेफड़ों का सबसे अच्छा तरीका है स्वस्थ रखने का। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को कैसे मापते हैं? वो इनका रेशो बता देता है, CO2 और O2 का कितना चल रहा है। अगर ये एक के ऊपर नीचे हो रहा है तो गड़बड़ है। समझ में आया कि नहीं आया? एक तो हो गया श्वसन गुणांक, समझ में आ गया? श्वसन गुणांक क्या होता है? क्या होता है? छोड़ी गई CO2 की मात्रा और ली गई ऑक्सीजन की मात्रा, इन दोनों का रेशो कितना आता है? एक। कैसे मापा जाता है? अब एक क्वेश्चन सुनिए। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? श्वसनी आयतन क्या होता है? टाइडल आयतन क्या होता है? बताइए। श्वसनी आयतन या टाइडल आयतन। देखो हेडिंग देखो। देख लिया? अब सुनो ध्यान से, क्या होता है वो सुनो। पहले ये बताओ तुम, जैसे पता है हाथ ऊपर, 1 मिनट में कौन कितनी बार सांस लेता है? जिन्हें पता नहीं है मतलब ये लेते नहीं है। 1 मिनट में। तो देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य, कौन सा मनुष्य? स्वस्थ मनुष्य, ठीक है ना, 1 मिनट में 12 से 15 बार
सांस लेता है छोड़ता है। समझ में आए ना? कितनी बार? 12 से 15 टाइम। क्लियर है कि नहीं? अब सुनो, एक बार मैंने सांस ली और एक बार मैंने सांस छोड़ी। जब एक बार मैं सांस लेता हूं, O2 लूंगा और CO2। जब एक बार मैं सांस लेता हूं तो 500 ml एयर अंदर जाती है, ठीक है ना? जब सांस छोड़ता हूं 500 ml सांस बाहर जाती है या एयर बाहर जाती है एक बार में। कितनी बार में? एक बार में। तो 1 मिनट में एयर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्या? 1 मिनट में एयर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कितने मिनट में? 1 मिनट। मैंने ये बताया 12 से 15 टाइम्स, और ये मैंने बताया कितनी बार में? एक बार में। कितनी बार में? एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना, 500 ml अंदर करना और 500 ml बाहर करना। ये चल रहा है हमारे अंदर। समझ में आया ना? हाँ या ना? तो 1 मिनट में जो वॉल्यूम बनता है वो कितना बनता है? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना बनता है? टाइडल वॉल्यूम कितना बनता है? तो लिखिए इसका जो नंबर रहता है, ये वॉल्यूम जो रहता है 5000 से लेकर 8000 ml रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या टाइडल वॉल्यूम होता है। लिख लीजिए इसको। और मान लीजिए आपसे ये तो आ गया पूरा, ये नंबर बता दिया मैंने। 1 मिनट में आपसे पूछा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कितना होता है, तो आप बता देंगे 5000 से 8000 ml। लेकिन अगर मान लो पेपर में इसकी डेफिनेशन आ गया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, श्वसनीय आयतन क्या होता है, टाइडल आयतन क्या होता है, तो क्या परिभाषा लगाओगे? तो सुनो, क्या लगेगा इसमें? क्या लिख देता हूं मैं। वॉल्यूम ऑफ ये इसकी परिभाषा है। वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। लिख लो इसको। समान श्वसन में, समान श्वसन में, समान श्वसन में सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना व सांस छोड़ने पर बना हुआ आयतन, ठीक है ना? वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इन नॉर्मल रेस्पिरेशन। क्लियर है? हाँ या ना? और इसका नंबर बता दिया मैंने कितना है, 1 मिनट में 5000 से 8000 ml। अब मुझे एक चीज बताइए, आप ध्यान से सुनना, ध्यान से। सांस लेते हैं हम ऐसे, यही चल रहा है कि नहीं? कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ, ये सांस ली हमने, चल रही है ना, कभी कभी एक्स्ट्रा सांस ही ले लेते हैं ना। ली है का? बगल वाली की सांस हमने ले ली, हाँ ना? कैसे होता है कि नहीं होता? हो जाता है ना कभी कभी। पूछ रहा हूं मैं। नॉर्मल तो ये हो गई, एक बार में 12 से 15 या 12 से 14 जो भी लिखा रहता है, ठीक है ना? 500 ml से चलता रहता है, 500 ml ली, 500 ml छोड़ दी हमने।
फिर कभी कभी हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सांस ले लेते हैं, एक्स्ट्रा श्वसन कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा श्वसन को पहले क्या कहते हैं, और 1 मिनट में वो कितना ले लेते हैं हमसे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जब एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो फिर एक्स्ट्रा छोड़ भी रहे होंगे, ये छोड़ रहे हैं नॉर्मल से, और कभी कभी निकलेगी पूरी सांस के नहीं निकली। तो 1 मिनट में जी हमने कितनी और निकाल दी। दो बात, एक्स्ट्रा कितनी ले ली और एक्स्ट्रा कितनी, पूरी ताकत लगा के जितनी ले सकते हैं, वो कह रहा हूं पूरी ताकत लगा कितनी छोड़ सकते हैं। क्लियर है। इसके दो गए, तीसरा ये कि इतना सब करने के बाद भी अब बच कितनी गई। समझ में? किसी को सांस से संबंधित जब प्रॉब्लम आती है ना, अस्थमा, ठीक है ना, और ये बीमारी होती है ना, तब डॉक्टर इन्हीं को चेक करता है। वो कहता है छोड़ भैया सांस कितनी ताकत है, तो ले भैया कितनी ताकत से ले पाता है तू। इनको ही नापता रहता है, उसके आधार पर बताता है कि तुम्हारे लंग्स कैसे काम कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो, इसको लिखते हैं अपन। ये आया समझ में? अगला लिखो। देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंतर श्वसनित आरक्षी आयतन। देख दिया ये? इसकी परिभाषा क्या बनेगी? समानता जो हम सांस लेते हैं, इसके अलावा पूरी ताकत से जो सांस ली हमने, देख बताइए। आवाज आई यार। एक बार और लेख बताइए। एक बार और। अब नहीं ले पा रही तुमसे? तो क्या किया आपने ये, बताइए क्या किया जी आपने? एक्स्ट्रा एयर अंदर ली ना, नॉर्मल कंडीशन जो रहती है उसके अलावा आपने क्या एक्स्ट्रा एयर अंदर को ले गए, और पूरी की पूरी एनर्जी के साथ ले गए, ताकत के साथ ले गए ना। इसी को कहते हैं क्या? अंतर श्वसनित आरक्षी आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये जो हमारा नॉर्मल तरीका है, नॉर्मल सांस जो लेते हैं, इसके अलावा ही हमने जो एक्स्ट्रा सांस ले ली, इसी को नाम क्या है? IRV। क्या नाम है? ठीक है। ये कितना होता है एक्स्ट्रा? समानता तो चल रहा है ना, वो बता ही दिया मैंने, 5,000 से 8,000। 5,000 से 8,000 में जो एक्स्ट्रा सांस ली वो कितनी आती है? 2,500 से 3,000 ml 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में। 2,500 से 3,000 ml 1 मिनट में। देख लीजिए इसको।
चले को आप देख लिया। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वाय श्वसनित आरक्षी अनुपात। अब सांस छोड़ रहे हैं हम, एक्स्ट्रा छोड़ के बताना। देर नहीं, आप हंसी मत, अभी यार आपको एक चीज समझ में आएगी, लेके बताओ। अब छोड़ के बताओ, ऐसा नहीं। अब नॉर्मल है, अब छोड़ के बताओ। अब थोड़ा सा कान तो चालू है ना अपने, लेने में ज्यादा आवाज आई थी कि छोड़ने में? इसका ये मतलब है कि ले ज्यादा लेते हैं, जी मिल रही है ना, छोड़ने में दर्द हो रहा है, थोड़ा डर रही ना अंदर, तो मतलब क्या है, तो लेने में कितना आ रहा है, 2500 से 3000, कितना, और यहां पर आता है 1000 से 1100 ml। दोनों प्रयोग करके देखेंगे नहीं? जब ले रहे हो तो ज्यादा ताकत से ले जाते हैं, छोड़ने में उससे कम ताकत लगती है कि नहीं, मतलब कम छोड़ते हैं हम, क्या? क्योंकि हमारे जब हम छोड़ रहे होते हैं तो हमारे जो अंदर की कोशिकाएं, जो सेल है और जो नसें, उनमें पूरी की पूरी एयर चली जाती है, वहां से लौट नहीं पाती है। तो अब लौट नहीं पाती, तो अगला पॉइंट जो बनता है वो कौन सा बन जाएगा, रिजर्व वॉल्यूम। कौन सा बन जाएगा, कि बलपूर्वक छोड़ने के बाद भी अब कितनी बच गई, जबकि आपने बलपूर्वक जब छोड़ दिया तो बचनी नहीं चाहिए थी ना, हाँ या ना, फिर भी बच रही है ना, इसी का नाम हो जाता है अगला क्या, रिजर्व वॉल्यूम, आरक्षी आयतन। तो अगला वो लिखेंगे हम। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है इतना? ये दोनों समझ में आ गए, ये आ गए समझ में, ये आ गए समझ में। अब हम लिखेंगे क्या, रिजर्व वॉल्यूम। लिखिए अगला, अब इसका क्या है, पूरी ताकत, पूरी शक्ति के साथ सांस छोड़ने के बाद ही बची हुई सांस की मात्रा। आपने इसमें क्या किया था अभी यार, सांस छोड़ा था पूरी ताकत से, इसके बाद भी बची हुई सांस क्या कहलाएगी? परिभाषा समझ में आ रही है सबकी? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, रिजर्व मतलब बच गया। रिजर्व कब होता है, गाड़ियों में रिजर्व होता है कि नहीं होता है? टैंक फुल हो गया, चल रही है गाड़ी, आखिरी में जब कम बचता है तो रिजर्व हो जाता है ना, हाँ है ना, इमरजेंसी वाला, इमरजेंसी आ गई कि आप कितनी अंदर है सांस, तो ये हो जाती है 1100 से लेकर 1300 ml। या 1 मिनट में बच जाती है। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा, अंतर श्वसनित मतलब, और आरक्षी मतलब एक्स्ट्रा सांस अंदर लेना, एक्स्ट्रा सांस, एक्स्ट्रा सांस छोड़ने के बाद में बची हुई सांस, मात्रा सबको आगे। ये देखिए इन सबका मैंने ये लिखा है, तो ये मतलब चेक हो जाता होगा। तो डॉक्टर कह रहा है कि भैया सांस ले पूरी ताकत से, तो पूरी ताकत से जब वो सांस ले रहा होगा, तो जो अभी यार मैंने आपको ये लिखवाया, रेस्पायरोमीटर, इसमें सारे सारे नंबर आ जाते हैं। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है क्या, भैया के लंग्स में सांस लेने में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब गड़बड़ कौन सी है, तो वो सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा है, तो कोई ना कोई दिक्कत तो होगी ना। कभी कभी आपने देखा हो कि हमने सांस ले रहे हैं, भैया सांस लेने में छोड़े में खांसी भयंकर आ रही है, तो तुमने देखा होगा तो वो कहने लगता है कि मुझे जहाँ कुछ हो रहा है, सांस ले नहीं पा रहा हूँ, तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देते हैं कि नहीं। सांस नहीं ले पाएंगे तो खांसी उठती है कि नहीं उठती है?
खांसी क्यों उठती है? वो खांसी इसलिए उठती है क्योंकि हम खांसने के बाद क्या कर रहे हैं, ज्यादा हवा जबरदस्ती अंदर ले जाना चाहते हैं। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ना, तभी सांस ले नहीं पा रहे। नहीं ले पा रहे तो शरीर की मांग है कि ऑक्सीजन ले भैया, तो खांसी ठसका उठने लगता है। उसके द्वारा हम सांस ले। अब बाहर से तो नहीं ले पा रहे, तो डायरेक्ट क्या लगा दी, ऑक्सीजन परमानेंट जा रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई ना कोई बीमारी तुम्हें हो गई होगी। तो अगली हेडिंग, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिखिए। श्वसन संबंधी बीमारियां, देख लो, श्वसन संबंधी बीमारियां। अब आपने नाम सुने हो तो बता दे जाना। पहला, यूपनिया। क्या पढ़ते हैं इसे? यूपनिया। यूपनिया क्या होता है? पेपर में इतना सही आएगा भैया? यूपनिया क्या है? हिंदी में भी यही नाम है इसका, यूपनिया। इंग्लिश में भी यूपनिया। या मैं इसकी जो कंडीशन बताने वाला हूं, जो इसके ऊपर बोलने वाला हूं, पेपर में वो लाइन आ जाएगी और ऑप्शन में ऐसे ही दो चार नाम लिख देंगे। तो सुनिए क्या होता है। नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग। क्या? अब इधर इधर सुनो, मेरी सुनो, तुम सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, 1 मिनट में कितनी बार? ये आपका यूपनिया है। ये क्या है? ये कोई बीमारी नहीं है, अभी बीमारी की शुरुआत कर रहे हैं, अभी यूपनिया में खराबी करवाएंगे। सांस ज्यादा बार लेने लगो भैया, जैसे 20-25 बार बता रहे थे इधर एक, कोई अभी 9-10 पे आ जाए तो 9-10 पे आ जाना, और उससे ऊपर निकल जाना, 12-15 से ऊपर निकल जाना। ज्यादा सांस चलने लगी तो आप जानते हैं ना कि एकदम हमारी कभी कभी घबराहट होने लगती है। हाँ या ना? होने लगती है ना, तेज तेज व्यक्ति की सांस चलने लगती है, कभी कभी नॉर्मल अवस्था में पहुंच जाता है, डॉक्टर कहते हैं लाल कहीं जाने वाला है। समझ में आया ना? तो ये संबंधित बीमारी जो आ रही है वो सांस से संबंधित हो रही है कि नहीं? इन बीमारियों को क्या कहते हैं? तो नॉर्मल चल रही है तो क्या है, इसलिए इसकी क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीथिंग। सांस लेने की सामान्य दर को क्या कहा जाता है, ये है क्वेश्चन इस पे। क्या बनेगा? सांस लेने की समान दर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? और वो पूछ सकता है यूपनिया रेट, एक नॉर्मल इंसान में यूपनिया रेट कितनी होती है? पागल हो जाएगा स्टूडेंट कि जे कौन सी हमारे अंदर यूपनिया रेट चलने लगी। एक नॉर्मल ह्यूमन में यूपनिया रेट कितनी होती है, पूछ सकता है कि नहीं? क्या लिख सकते हैं 1 मिनट में? 12 से, ये कोई बीमारी नहीं है, अभी तो व्यक्ति स्वस्थ है। लिख लिया? हाँ या ना? अब देखो दूसरे नंबर पे, हाइपोपनिया। क्या है? हाइपोपनिया। देख लीजिए। क्या पढ़ा रहे हैं? हाइपोपनिया। क्या होता होगा?
हाइपोपनिया क्या होता है? देखो भैया, ब्रीदिंग रेट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। हाई से ये मत करना ना, हाई मतलब बढ़ गया, मुझे समझ में आ रहा था आपका। ठीक है ना? क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लिख लीजिए। कितने से डिक्रीज हो जाएगी? लेस देन 12। अगर लेस देन 12 होने लगी तो इसको मान लेंगे क्या हो गया? हाइपोपनिया हो गया। आपको क्या हो चुका? हाइपोपनिया। बड़ी स्टैंडर्ड बीमारी लग रही कि नहीं? कहने में अच्छा लगेगा कि नहीं? क्या होगा भाई? ये तो हाइपोपनिया। सामने वाला है पता ही वो समझा, बहुत खतरनाक बीमारी हो गई भाई। लिख पाएगा? अब इसमें क्या होगा? अगर हाइपोपनिया हो गया तुम्हें तो क्या होगा? तुम्हारे अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है ना, ये कम जाने लगेगी। ये कम जाने लगी तो आपके अंदर है सेल और टिश्यूज, हाँ या ना? उनके पास ऑक्सीजन कम पहुंचने लगेगी। उनके पास ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो वे धीरे धीरे लुढ़कने लगेंगे। आलस आने लगेगा उन्हें, क्योंकि उनका खाना नहीं पहुंच रहा उनके पास। धीरे धीरे इस अवस्था की ओर चले जाएंगे, नीचे गिरते हुए। समझ में आया ना? तुम कुछ लायक नहीं बचोगे। जैसे आप घर में पढ़ रहे हैं और ऐसे कमरे में पढ़ रहे हैं, वहां खिड़की मिड़की है ही नहीं है, बहुत अंदर वाला कमरा है, और तुम उसमें पढ़ने बैठ गए। अब उसमें क्या होगा? धीरे धीरे आप उसमें बैठे हैं, अब हो क्या रहा है? तो उसमें हवा, जो स्वस्थ हवा है वो कम पहुंच पा रही वैसे यार, तो तुम्हारा उसमें पढ़ने में मन ज्यादा समय तक नहीं लगेगा। धीरे धीरे नींद आ जाए तुम्हें, वहां में भयंकर सो जाओगे आप। क्यों? ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंच रही है। ये हमारे जो टिश्यूज हैं और जो हमारी सेल, अगर इनके पास ऑक्सीजन पहुंचती है ना, तो हमारा शरीर जो रहता है ना, बहुत तेज अवस्था में रहता है, बहुत फ्रेश रहता है, पढ़ने में मन अच्छा लगता है। तो अगर आप ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं कि जहाँ खिड़की और वहां हवा, बड़ा अच्छी हवा आ रही है, तो आप देख रहे हैं सुबह उठते हैं ना, सुबह उठते हैं, उस हवा में आप देखते हैं अगली अलग ही स्फूर्ति जागती है कि नहीं जागती है? क्यों? क्योंकि टिश्यूज को हवा अच्छी मिलती है। और अब आप ऐसी जगह पढ़ने चले गए जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो तुम ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ पाओगे। वहां पर नेक में आलस आ जाएगा और सो जाओगे, तो पढ़ने में मन लगना ही नहीं है। जैसे इन्हें ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है ना, तो ऐसा ऑक्सीजन हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक क्लास है ना, एक क्लास पढ़ा रहे हैं हम। अब क्लास में जैसे इतने लोग बैठे हैं, तो आप जानते हैं इसमें क्या है कि ज्यादा समय तक बैठा नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी आएगी ना, तो व्यक्ति धीरे धीरे आलस की ओर चला जाएगा, नींद जाएगा बेहाल। बाहर जाकर उसे बहुत अच्छा लगेगा, कब मजा आ रहा, कहाँ बैठे थे यार। क्या? क्योंकि उसकी क्या हो जाती, मतलब बीमारी नहीं हुई उसे, बीमारी नहीं है, बीमारी में लंबे समय तक यही चलता रहेगा, फिर ऑक्सीजन लगा दी जाती है उसको। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब क्यों हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा, हाइपोनिया कैसे आ गया, अभी और पढ़ने वाले हैं हम। लिख लीजिए इसको। अगला है हाइपरपीनिया। 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 अब देख रहा हूं उसमें डिक्रीज हो गई थी, इसमें क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है ना? साइंस में क्या क्या कहीं हाई और हाइपर,
हाई का मतलब हम क्या लगाते हैं, जबकि साइंस में हाई का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगी इसमें। अब इंक्रीज कितनी हो जाएगी? मोर देन 20 टाइम्स। ठीक है ना? सांस 20 बार से ज्यादा चलने लगेगी। 1 मिनट में जो 14 से 15 बार पढ़ रहे थे अपन, 12 से 14, वो अब कितनी होने लगेगी? 20 तक पहुंच जाएगी। हाँ, ज्यादा चलने लगी तो क्या हो जाएगा? हम में तो आला सारा जाना में उड़ जाएंगे। अब कम आ रही थी तो मरने की ओर हो रहा है, ज्यादा आ रही है तो उड़ने की ओर हो जाएगी। मतलब देखो, चाहे व्यक्ति उठ गया हो और चाहे व्यक्ति चला गया हो, मरना तो दोनों में ही है। नॉर्मल बना रहे कोई, ठीक है ना? ज्यादा सांस चल जाएगी तो उड़ जाएगा ना, उठ जाएगा, उठ के, हाँ। और व्यक्ति की सांस कम चलने लगी तो लेट जाएगा, लेट ही जाएगा। अब मान के चलिए कि ज्यादा 20 बार तक चल रही है, शरीर में क्या होगा? क्या स्थिति हो जाएगी शरीर में हमारे? O2 अगर तुम्हारे शरीर में ज्यादा जाएगी तो तुम पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पहले जी बताओ। पड़ेगा? हाँ या ना? कब पड़ेगा बताइए? जल जाए। नाइट्रोजन लेते जाए अपन, नहीं जलेंगे। पर अगर थोड़ा और दिमाग लगा दो तो आंसर आ जाएगा। कौन आ गया ब्लड प्रेशर वाला? वो अलग कंडीशन है, गर्मी बढ़ जाएगी। और थोड़ा और पहुंचने वाले हो, गर्मी बढ़ जाएगी, भैया कह रहा है जल जाएगा, और जाओ, जलन होने लगेगी। और और कुछ होगा? और कुछ होगा? हाँ, घबराहट होगी, बहुत बेहतरीन। कब में नहीं हो रही? कब में नहीं हो रही घबराहट? कितना ही मार, एक तो तुम मार बिल्कुल। लालो, तुम किचन में छोड़ पाओगे कि नहीं छोड़ पाओगे? किचन, घर की पूरी रोटी तो भाई खाओगे। सबसे कह दो व्रत कर लो, ये सम्मोह है। क्यों? ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो ग्लूकोज को ज्यादा जला देगी ना, हाँ है ना? और ग्लूकोज जल्दी जलता रहेगा तो एनर्जी जल्दी बनती रहेगी, तो फिर भूख भी तो जल्दी लगेगी, हाँ या ना? भाई ग्लूकोज आपके शरीर में है, वो जलेगा तो एनर्जी बनेगी। अभी फॉर्मूला बताया ना, C6H12O6, इसमें O2 दी तो एनर्जी बनी, हाँ या ना? ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो ज्यादा एनर्जी नहीं बनेगी, तो एक तो ताकत भी अच्छी है, भूख भी तो अच्छी लगेगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? तो ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में जलने लगता है, और ये कोई सही बात नहीं, अच्छा काम नहीं है। समझ में आया ना? नॉर्मल में ही चलना चाहिए, नहीं तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी। क्या जाएगी? क्योंकि दिन भर कोई खा नहीं सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो शरीर में क्या जाएगी? कमजोरी। तो लिख सकते हैं आप, लिख लेना इसमें, जैसे लिखा है ना इसमें मोर देन 20 टाइम्स, इसमें लिख लेना। ग्लूकोज, ऑक्सीजन की ज्यादा पहुंचने पर ग्लूकोज ज्यादा जलने लगता है। अगली का नाम है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया। देखो, लैक ऑफ O2, लैक ऑफ O2 इन टिश्यू, ऊतकों में
ऑक्सीजन का स्तर गिर जाना, हिंदी में ऊतकों में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाना। देख लिया? हाइपोक्सिया क्या है? अगला लिखना एनोक्सिया। एनोक्सिया, एनोक्सिया देखो क्या होता है। नो O2 इन टिश्यूज, ऊतकों में ऑक्सीजन का खत्म हो जाना। अब मुझे आप एक बताइए कि अगर आपके जो टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन खत्म हो गई तो क्या होगा? व्यक्ति मर चुका है या मरने के लिए ही रखा है, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर क्या लग जाता है या उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? ऑक्सीजन लगा दी जाती है। क्या लगा जाती है? समझ में आए ना? मतलब पूर्णतः वेंटिलेटर की अवस्था में आ चुका है वो, अब वो उसी मशीन पे जिंदा रहेगा। समझ में आए? जब तक ये सही नहीं हो जाएगा, ज्यादा देर तक अगर हालत बनी रही और उसे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दिया गया, अगले जन्म में ही ऑक्सीजन के साथ पैदा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो एनऑक्सिया समझ में आ गया ना? आया ना? एनऑक्सिया क्या है? नो O2 इन टिश्यूज। समझ में आया कि नहीं आया? और ये क्या है? हाइपोक्सिया क्या है? लैक ऑफ O2 इन टिश्यू। टिश्यू जानते हो क्या होते हैं? ऊतक होते हैं। अच्छा, तुमने बता दिया कि टिश्यू को ऊतक कहते हैं। आपकी जो कोशिकाएं है इन्हें बांधने का काम करता है कौन? टिश्यूज। एक दूसरे जो जुड़े हुए हैं कौन बांध के रखता है? टिश्यूज। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ बीमारी समझ में आई? आया ना? बाकी शेष बीमारी कल, और कल चैप्टर खत्म। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया ये सब?